सेबी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए जो नए रूल्स हैं वो हैं स्किन इन द गेम। क्या है इस वर्ड का मतलब, स्किन इन द गेम, ये क्या होता है ये वर्ड, इसके बारे में जानते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। ये है हमारा फर्स्ट, हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये जो स्किन इन द गेम है वो क्या है, बेसिकली यही गाइडलाइन है तो ये क्या है इस वर्ड को समझेंगे। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो गाइडलाइन है उनके पीछे का रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर क्या रिएक्शंस हैं, इसके जो लोगों की रिएक्शन है वो क्या है बेसिकली, और इसमें जो प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की हैं वो क्या है, एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की हैं वो क्या है इसमें। और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की, तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इनको म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताना है। इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट ऑन देयर बिहाफ इन डेप्थ एंड इक्विटी। ठीक है, तो डेप्थ और इक्विटी में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ में। ठीक है, एक तो ये। इट डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर इट, ये इसके लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं करते। आरबीआई रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड मार्केट को। ये 3 में से कौन सा सही है, 2 सही है, 1 सही है, इन चारों में से आपको आंसर बताना है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। ये न्यूज़ है द इकोनॉमिक टाइम्स की, मैंने ये न्यूज़ ली है। सेबी डीपेंस फंड मैनेजर्स स्किन इन द गेम। ये बेसिकली ये इतना सही टर्म है स्किन इन द गेम। इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वर्ड आता है स्किन इन द गेम। ये वर्ड आया है इन से। ये कौन है, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ये इन्वेस्टर रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है इनका, काफ़ी बुक्स लिखी हैं इन्होंने और काफ़ी ये जो शेयर मार्केट है उससे इन्होंने काफ़ी ग्रो किया खुद को और बहुत पैसा कमाया इससे। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आप पॉपुलर हो सकते हैं, किस तरह से पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। ठीक है, तो स्किन इन द गेम जो है, ये जो फ्रेज़ है वो इन्हीं की वजह से पॉपुलर हुई है। ठीक है, इन्हीं की वजह से, वॉरेन बफेट। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, ये एक सिचुएशन होती है, इन्होंने ऐसा बोला, ये एक सिचुएशन होती है इन विच हाई रैंकिंग इनसाइडर यूज देयर ओन मनी टू बाय स्टॉक इन द कंपनी दे आर रनिंग। सिंपल सी बात है, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, वो कंपनी कैसी है, शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। ठीक है, अब वो पैसा किसी दूसरे का लगाते हैं, एक्चुअली कंपनी क्या करती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा लेते हैं और वो शेयर मार्केट में लगाते हैं। जैसे कि मैं कोई शेयर मार्केट से किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहती हूँ या आप भी खरीद सकते हैं। तो किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, हमें पता नहीं है कि किस तरह से ये काम होता है, किस तरह से हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, किसी कंपनी में एक म्यूचुअल फंड, ये जो कंपनी होती हैं जो दूसरे लोगों का पैसा लगाती हैं, बेसिकली वो कंपनीज हमसे पैसा लेती हैं और वो लगाती हैं और ये काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, तो इनको पता होता है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस बात को। तो इनको ये पता होता है, तो वो कंपनी हमारे पैसे पर खेल रही है बेसिकली। तो अगर कंपनी हमारे पैसे पे खेलेगी तो उसका तो कोई रिस्क नहीं है, रिस्क तो हमारा है क्योंकि पैसा हमारा लगा हुआ है। लेकिन उस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, अगर उनका पैसा लगा हो तो क्या वो उतना ही तरीके से खेलेंगे जितना पहले खेल रहे थे। मान लीजिए मेरे ऊपर प्रेशर है, ठीक है, लाइक मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ या आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके ऊपर प्रेशर है, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि अगर तूने एग्ज़ाम नहीं निकाला तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। ठीक है, अगर तूने एग्ज़ाम नहीं निकाला तो तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई आपके साथ कि अगर मैंने एग्ज़ाम नहीं निकाला तो मेरे तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अरे यार, ये तो दिक्कत हो गई। तो अब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। मतलब आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप पूरी मेहनत कर देंगे उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, जितना आप में पोटेंशियल है वो सब लगा देंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं होती है, आपके पेरेंट्स आपसे नहीं बोलते हैं कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकलेगा तो भी चल जाएगा काम, तो फिर आप ऐसे नॉर्मल ऐसे काम करेंगे, ठीक है यार कर लिया तो कर लिया।
तो ये कंडीशन कब आई आपके साथ? जब आप पे प्रेशर लगाया गया, मतलब आपकी फेवरेट कोई चीज़ छीन ली जाए, इस तरह से बोल दिया जाए, या आपको घर से निकाल दिया जाए, इस तरह की अगर बात हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस चीज़ को अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी कंपनी में जो काम करने वाले जो इनसाइडर हैं, अगर वो अपना पैसा भी लगाते हैं टू बाय स्टॉक्स, स्टॉक को खरीदने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं इन द कंपनी दे आर रनिंग, जो कंपनी वो चला रहे हैं उसमें अपना पैसा खुद का लगाते हैं, तो वो अच्छे से काम करते हैं। उस सिचुएशन को बोलते हैं स्किन इन द गेम, मतलब कि गेम में खुद इन्वॉल्व हो गए, खुद का पैसा लगाओ। अब तो मरने की बात आ गई कि भाई खुद का पैसा लगा हुआ है तो खुद का डूबेगा, तो उसको बचाने के चक्कर में बाकी सबका भी बच जाएगा। ठीक है, ओके। ये होती है बेसिकली स्किन इन द गेम। यहाँ से आपको अब सारी चीज़ें क्लियर होने लग गई होंगी कि क्यों ये गाइडलाइंस आई हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। कॉमन इन बिजनेस, ये जो स्किन इन द गेम जो नेम है वो बिजनेस में कॉमन है, फाइनेंस में कॉमन है, मतलब जहाँ जहाँ पैसे की बात हो रही है ना वहाँ कॉमन है। गैम्बलिंग में कॉमन है, जैसे हम जुए सट्टे में पैसा लगाते हैं। जब खुद का पैसा लगा के खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो भाई लगेगा कि नहीं यार जीतना ही है, अच्छे से खेलना है। लेकिन किसी और फ्रेंड ने बोल दिया कि ले मेरे पैसे पे खेल ले, कोई दिक्कत नहीं, खेल ले। तो अपन क्या बोलेंगे? ठीक है यार, इसका ही तो जा रहा है, क्या दिक्कत है। तो हम उतने अच्छे से नहीं खेलेंगे। लेकिन जब खुद का पैसा लगेगा ना तो फिर बहुत अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, एंड इज़ ऑल्सो यूज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, खुद की सीट जाने का डर होता है तो अच्छे से काम करते हैं। ओके, क्लियर है। और उसके बाद स्किन इन द गेम इज़ अ गुड थिंग इन एनी बिजनेस। ठीक है, स्किन इन द गेम हर बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अच्छी चीज़ है। जब हमारी खुद की चीज़, खुद का पैसा लगा होता है ना, तो हम उतने अच्छे से काम करते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा किसी भी कंपनी में जिनका पैसा लगा हुआ होता है ना, मतलब जिनने पैसा लगाया, किसी ने स्टार्टअप किया, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा 24 घंटे काम करता है। 24 में से 24 तो नहीं, चलो 20 घंटे तो काम करता ही है वो पर्सन। लेकिन बाकी लोग बहुत ऐसे नॉर्मल हो रखे होते हैं। ठीक है, अगर 4 लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं तो 4 लोग मिलकर काम करेंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में ये अच्छी चीज़ है, स्पेशली इन वन ऑफ द मैनेजिंग मनी, मतलब उस कंपनी में ज़्यादा अच्छी चीज़ है जहाँ पे मनी मैनेज हो रहा हो, जहाँ पे पैसा लग रहा हो बेसिकली। ठीक है, तो स्किन इन द गेम वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इस गाइडलाइन का पूरा निचोड़ यहीं पे है, फिर आपको गाइडलाइन ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली फंड है, मतलब पैसा है जो म्यूचुअली बहुत सारे लोगों ने लगाया है, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इस वर्ड से समझिए। हालांकि इस वर्ड का मतलब है म्यूचुअल फंड, फंड पैसा जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया है। अब एक ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप ऑफ अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर असेट्स। इस बात का मतलब समझाती हूँ मैं। फंड है जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया है। लाइक मुझे मान लीजिए रिलायंस का या मुझे किसी भी कंपनी का, ठीक है, मुझे शेयर खरीदने हैं। ठीक है, शेयर खरीदना क्यों चाह रही हूँ मैं? क्योंकि मैं अपने पास जो पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये, इस 1000 रुपये को या 100 रुपये को या 1000 रुपये को मैं क्या करना चाह रही हूँ? इसको 2000 में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, 5 में, 10 में, मतलब मैं इसमें प्रॉफिट चाह रही हूँ। कितना भी प्रॉफिट हो उसकी बात नहीं, बस प्रॉफिट चाह रही हूँ। और मैंने जिस कंपनी के शेयर खरीदने चाहे उसके एक शेयर की वैल्यू है भाई 5000 रुपये, मान लेते हैं 5000 रुपये है, लेट्स अज्यूम। ठीक है, 5000 रुपये, लेकिन मेरे पास तो 1000 ही है। तो अब मैं क्या करूँगी? मैं क्या इसके शेयर खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद पा रही, मेरे पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? इन फंड मैनेजर के पास जाऊँगी। फंड मैनेजर कोई कंपनी होती है जिनमें फंड मैनेजर होते हैं। ठीक है, कंपनीज में फंड मैनेजर होते हैं। ये कंपनी क्या करती है? हमारे बिहाफ में पैसा लगाती हैं। ठीक है, तो ये फंड मैनेजर के पास मैं जाऊँगी तो बोलूँगी यार देख मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं इस कंपनी में शेयर खरीदना चाह रही हूँ। तो इस पर्सन के पास मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग चले जाएंगे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो इसको 1000, 1500, 6000, 2000 कैसे भी रुपए लोग दे देंगे। ठीक है, तो अब ये इसके पास चले गए और ये इनका पैसा ले लिया इसने, और उसके बाद क्या कर दिया? इसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कहीं सी भी सिक्योरिटीज़ ले ली, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया, किसी कंपनी में इसने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, वहाँ पे इसने शेयर ले लिया। ठीक है, तो इसने ले लिए ये। मैंने क्यों दिया इसको? क्योंकि मेरे पास पैसा कम था। ठीक है, तो मेरे पास कम पैसा था एक, तो दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे नॉलेज ही नहीं है। अब शेयर तो ऐसा है ना कि कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहा है, मार्केट तो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, और मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं है। तो मुझे नॉलेज नहीं है तो भी मैं इस पर्सन के पास जा सकती हूँ। दूसरा, मेरे पास कम पैसा है तो भी मैं जा सकती हूँ। और तीसरा और क्या है
मेरे साथ एक कंडीशन और हो सकती है कि मेरे पास मुझे नॉलेज भी है, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लाइक मुझे वीडियो बनानी है यार, अब वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं इस काम में लग जाऊँगी तो मैं दो काम कैसे कर पाऊँगी। कोई भी पर्सन, उसका दूसरा अपना काम भी हो सकता है, तो अब इस काम के लिए टाइम नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो फंड मैनेजर के पास चला जाएगा और बोलेगा कि आप हमारा पैसा हमारे बिहाफ में लगा दो। ठीक है, ओके। तो एक तो टाइम नहीं है, दूसरा हमारे या नॉलेज नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में इस पर्सन के पास जाएंगे, ये हमारा पैसा किसी सिक्योरिटी में लगा देगा। इसको नॉलेज भी है, इसके पास टाइम भी है, ये पूरे टाइम एनालिसिस कर रहा है, ये सब देख रहा है ये, तो ये ऐसी सिक्योरिटीज़ में लगा सकता है जहाँ से अच्छा रिटर्न मिल जाए। मतलब रिटर्न पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, लेकिन रिटर्न आ गया, और रिटर्न किसको दे दिया, इसने हमें दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि एक फाइनेंशियल व्हीकल होता है जिसमें पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, लाइक स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड थोड़े सेफ होते हैं स्टॉक से। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अदर एसेट्स में कहीं पे भी ये अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं, एक ही जगह पे नहीं लगा रहे, अलग अलग जगह पे इन्होंने पैसा लगा दिया। ठीक है, ये होता है बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स का काम। ठीक है, अब उसके बाद ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं किसी ऐसे पर्सन के पास जाऊँ जिसको इसकी नॉलेज है। तो इसको कौन ऑपरेट करता है, जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं। किसी कंपनी में जिसको नॉलेज होगी उसी को तो रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल होते हैं, इनको पता होता है हु अलोकेट द फंड्स एसेट्स एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस कैपिटल गेन्स और इनकम फॉर द फंड्स इन्वेस्टर। अब मैं इसमें पैसा लगा रही हूँ, मेरा प्राइमरी एम क्या है कि मेरा जो कैपिटल मैंने लगाया ना, जो पैसा लगाया वो गेन हो। ठीक है, तो गेन कराना मेरा मेन मोटिव है, इसीलिए तो मैं इनके पास जा रही हूँ। ठीक है, मुझे नॉलेज नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इनके पास जा रही हूँ कि देखो मैंने आपको पैसा दे दिया, आप मुझे इसको गेन करके बताओ। तो इनका मेन काम क्या होता है कि उसको कैपिटल को गेन करना है, और इनकम फॉर फंड इन्वेस्टर, जो फंड इन्वेस्टर हैं उनकी इनकम को, मतलब इनका जो बेसिकली पैसा है उसको इंक्रीज करके इनको देना है। ठीक है, ओके, ये इनका काम होता है। क्लियर है। अब और क्या काम होता है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स चार्ज एनुअल फीस। अब देखो ये जो पर्सन काम कर रहा है ये फ्री में तो काम नहीं करेगा, इसको भी अपने बाल बच्चे पालने हैं, तो ये कुछ एनुअल फीस चार्ज करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियोज बोलते हैं या कमीशन बोलते हैं। इनका कमीशन ही काट लेंगे और बाकी का पैसा अपन को दे देंगे। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट मिला, मुझे 1200 रुपये हो गए, 1500 हो गए, 2000 हो गए। ठीक है, कितना नहीं समझ सकते हैं आप, 2 साल 3 साल में 2000 रुपये हो गए, 1 से 2000 डबल हो गए मेरे। ठीक है, इसमें से उस पर्सन ने पूरे 2 साल काम किया है, तो 2 साल में वो कुछ पैसा तो लेगा, तो कुछ एनुअल फीस वो अपनी काट लेगा, 200 400 600 जो भी है। ठीक है, मान लीजिए 200 रुपये इसने अपनी फीस काट ली और 1800 मुझे दे दिया, तो मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मेरा फ़ायदा, इसका फ़ायदा, सबका काम चल रहा है। तो इस जो एनुअल फीस होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियोज या कमीशन भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद और क्या है, तो म्यूचुअल फंड्स गिव स्मॉल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक्सेस द डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज एट लो प्राइसेस। मैंने अब आपको एक बात बताई थी कि इसमें क्या है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास 1000 ही रुपये है, लेकिन शेयर्स 5000 के हैं, तो फिर मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो मैं कैसे करूँगी। तो मेरे पास कम पैसा है, कोई इंडिविजुअल या स्मॉल जिसके पास कम पैसा है, ठीक है, गिव स्मॉल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अब ये पर्सन 4-6 लोगों का पैसा मिला के लगा रहा है, ठीक है, और मैं अकेले का लगा रही हूँ, तो मैं अकेला उतना पैसा तो लगा नहीं पा रही, तो मैं इसको दे दूंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन पैसे को लगा देगा। कहाँ पे, डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज एट लो प्राइसेस। ठीक है, कम प्राइजेस को मैं इसको दे दूंगी और ये अलग अलग जगह पे लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि किसी जगह पे मान लो लॉस हो रहा है तो किसी जगह पे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका काम है। ठीक है, ओके। अब कई तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये अगर आप चाहते हैं, इस वीडियो में मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स मैं आपको समझाऊं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इक्विटी फंड्स, ठीक है, डेप्ट फंड्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, अदर स्कीम्स, कई सारी स्कीम्स होती हैं इसमें। तो देखिए जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं, बेसिकली इनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। शेयर मार्केट में जैसे आप बोल सकते हो, तो मार्केट कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो ये इक्विटी फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। डेप्ट फंड थोड़े से सेफ होते हैं, ठीक है, इनके कंपैरिजन में थोड़े से सेफ होते हैं। हाइब्रिड स्कीम जो होती है उसमें इक्विटी और डेप्ट दोनों का मिला के होता है।
डेप्ट फंड का मतलब होता है जैसे कि आप किसी कोई कंपनी है उसको डेप्ट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। यहाँ पे कंपनी आपसे लोन ले रही होती है और यहाँ पे कंपनी आपसे कुछ नहीं ले रही होती है, आप कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है ना, मतलब बेसिकली आप कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हो, ठीक है। तो सेम उसी तरह शेयर की तरह ही होती है। तो कंपनी का जिस तरह की वैल्यू बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको एक यूनिट मिल जाती है, ठीक है। ओके, इसमें लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स भी होते हैं, वैल्यू फंड्स, ये सब होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मतलब बहुत कम टाइम के लिए आपको देना है, ठीक है। लो ड्यूरेशन के लिए देना है। गिल्ट फंड, ये सबसे सेफ होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं तो सबसे सेफ होती हैं ये, ठीक है। पर रिटर्न कम मिल पाता है। अगर आप डेप्ट में पैसा लगाओगे तो सेफ तो है बट पैसा कम मिलेगा, रिटर्न कम मिलेगा। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगा रहे हैं, देखिए बैंक भी हमें कुछ 7% 5% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है। 7% का मान लीजिए बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो आपका क्या हो रहा है कि 1 साल के लिए आपने लगाया और आपको कुछ इंटरेस्ट मिलके वो पैसा थोड़ा बढ़ गया। आप बेसिकली यही चाहते हैं, ठीक है, आप ये चाह रहे हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों लगा रहे हैं पैसा, वहाँ पे रिस्क है फिर भी आप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। 9-10%, 10% एटलीस्ट मिल ही जाता है, तो इसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा पैसा मिल रहा है मतलब रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इक्विटी फंड्स जो है म्यूचुअल फंड का जो टाइप है उसमें रिस्क ज़्यादा है बट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। डेप्ट में थोड़ा सा रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। हाइब्रिड स्कीम इन दोनों का मिला जुला होता है, ठीक है, जिसमें डेप्ट पे लगाते हैं, कभी इक्विटी पे लगाते हैं। तो जैसे इसमें बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम, इसमें इक्विटी और डेप्ट पे आधा आधा पैसा लगा दिया जाता है, 50-50%, ठीक है। ओके, इसके बाद रिटायरमेंट फंड, जो हम अभी से पैसा लगाते जा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, तो रिटायरमेंट फंड है। चिल्ड्रन फंड जैसे कि 10 साल या 12 साल के लिए जब तक बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, लाइक सुकन्या योजना है, ठीक है। सेम उसी तरह का, बच्चा बड़ा हो रहा है तब तक के लिए इसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने निकाल दिया। तो इतना मिनिमम पैसा हमें चाहिए ही चाहिए। तो बच्चा बड़ा हो गया, पता चला बिल्कुल ही डूब गया, तो पैसा पूरा नहीं डूबना है, एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो थोड़ा सिक्योर्ड होते हैं ये। ओके, ठीक है। ओके, मल्टी कैप मतलब कैपिटल काफ़ी अलग अलग तरह की, मल्टी मतलब कि स्मॉल भी, लार्ज कंपनी में भी लगाया, मीडियम कंपनी में भी लगाया, ठीक है, सभी तरह की। लार्ज कैपिटल मतलब कि लार्ज जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें लगाया। बड़ी बड़ी कंपनी में ग्रोथ एक बार हो गई तो फिर ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कम कम ग्रोथ होगी लेकिन रिस्क कम होगा, क्योंकि एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है तो वो उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, डाउन नहीं जाएगी, तो लॉस भी कम होगा, ठीक है। पर एक स्मॉल कंपनी है, बिल्कुल अभी स्टार्टअप ही है, तो उसमें ग्रो तो एकदम से होगा, ठीक है, डिपेंड करता है। बट अगर ग्रो हो रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हुआ तो शेयर्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। पता चला एक भी थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत हो गई तो वो पूरी डूब गई। तो ये बेसिकली है आपकी इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बाकी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझा दूंगी। डिफरेंट टाइप्स मतलब कई सारे टाइप के होते हैं, ये तो हमने कुछ ही यहाँ पे कवर किए हैं, और भी होते हैं ये, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नई गाइडलाइंस की। अब मेन हमारे पॉइंट पे आते हैं कि जो नई गाइडलाइंस हैं, सेबी ने जो गाइडलाइंस दी हैं फॉर म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या गाइडलाइंस दी हैं। तो स्किन इन द गेम, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेबी ने बोला है कि ये जो मैनेजर है जो इस कंपनी में काम कर रहा है, जो फंड मैनेजर जो मेरा पैसा लेके गया है, जिसको मैंने पैसा दिया है और जो मेरे लिए काम कर रहा है, मतलब कि मुझे शेयर लेने थे तो मैंने क्या किया कि लो आप मेरी तरफ से पैसा लगा दो। अब ये मेरे पैसे पे खेल रहा है ये पर्सन, ठीक है, मेरे पैसे पे खेल रहा है, दूसरे लोगों के पैसे पे खेलेगा तब तक इसको कोई रिस्क नहीं और ये आराम से काम चल रहा है इसका, ठीक है। जो मैं इसको जो ईयरली हम इसको पैसा दे रहे हैं उससे इसका काम चल रहा है। तो अब अगर इसमें जो हमारे जिस कंपनी में शेयर लगा रहा है ना, उसमें कुछ पार्ट इसका भी हो जाए, ठीक है, इस पर्सन का भी कुछ पार्ट हो जाए, तो फिर ये थोड़ा सा संभल के खेलेगा, नहीं यार मेरा भी पैसा लगा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा संभल के काम करना है और मुझे पैसा बचाना है जिससे हमारा भी बच जाएगा, ठीक है। यही तो मेनली कंपनीज का मेन मोटिव होता है कि लोगों का पैसा बचे, ठीक है। तो फिर इनका अगर खुद का पैसा लगाओ तो ये अच्छे से खेलेंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो इनको सैलरी मिल रही है, जिसमें पर्क्स, इनको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है, नॉन कैश जो मतलब कि जो भी बेनिफिट्स मिल, लाइक कूपन वगैरह मिल गए इनको, ठीक है, कुछ लाइक ये कूपन का आप ये यूज़ कर सकते, तो कुछ भी अलाउंसेस वगैरह कुछ भी मिल रहा है जो मतलब सैलरी में ये सब इंक्लूड होगा। ये जो सब चीज़ें हैं उनमें से इनकम टैक्स हटा दिया जाए और स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हटा दिया जाए। लाइक मान लीजिए इनको 50,000 सैलरी मिल रही है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, 50,000 सैलरी मिल रही है इनको, 50,000 5,000 जितनी भी मिल रही है, ठीक है।
तो इनको कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, उसमें से इनकम टैक्स का जो 30% का या जितना भी है, जैसे कि 4 लाख से ज़्यादा है तो फिर हम बात करते हैं, तो नॉर्मल हम मान के चलते हैं कि 30% इसमें से इनकम टैक्स चला गया इनका, ठीक है। ये मान लेते हैं हम 30% इनकम टैक्स का चला गया, और उसके बाद कुछ 20,000 10,000 इनको कुछ स्कीम में लगाने हैं, वो इनके चले गए, ठीक है। ये मिनिमम काट लिया जाता है, जो कंपनी काट लेती है। तो ये इनका पैसा हटाने के बाद जो भी इनके पास बन रहा है, ठीक है, जितना भी पैसा है, मान लेते हैं 50 में से 30,000 बच गया, ठीक है, हम इतना मान के चलते हैं 30,000 50 में से बच गया, 50,000 में से 30,000 बच गया। जो 30,000 बचा है ना, उसका 20%, क्या बात की मैंने, ये सब कटने के बाद जो 30,000 बचा है उसका 20% इनकी सैलरी का, मतलब वो सब होगा सैलरी में इंक्लूड। अब उस सैलरी में से 20% क्या हो जाएगा, टू बी पेड इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। उतने में इनको म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदनी होंगी, ठीक है। अब कंपनसेशन इन यूनिट्स विल बी प्रोपोर्शनल to the AUM assets under management of scheme in which the key employee has a role oversight। इसका मतलब क्या है कि 20% जो पैसा लगा है वो कहाँ पे लगेगा, उस स्कीम में लगेगा, उस जगह पे लगेगा जहाँ पे ये काम कर रहा है। लाइक हमने पैसा दिया और एक मैनेजर मुझे मेरे पैसे को लगा रहा है, वो जिस स्कीम में भी मेरा पैसा जिस तरह से लगा रहा है ना, उसका पैसा भी उसी में ही लगेगा, ठीक है। जिसमें ETFs नहीं होंगे, लाइक गोल्ड वगैरह नहीं होंगे, ओवरनाइट फंड्स नहीं होंगे, इंडेक्स फंड्स और एग्जिस्टिंग क्लोज एंडेड स्कीम्स इसमें एक्सक्लूड की गई हैं, ठीक है। ये लिंक्ड है, दूसरे से लिंक्ड, एक्चुअली इंडेक्स फंड्स जो होते हैं ना वो दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो जो लिंक्ड है ना, लाइक गोल्ड है, तो गोल्ड में भी क्या है कि बस ये सिर्फ एज्यूम मतलब देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता। कंपनीज वगैरह में तो रोल होता है कि कंपनी की मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये सब चीज़ देख पाते हैं, ठीक है। और ओवरनाइट फंड्स इन सब को एक्सक्लूड किया गया, इसमें उसमें पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, कंपनसेशन इन यूनिट्स इज टू बी पेड। देखिए जो कंपनसेशन मिल रहा है यूनिट्स में, मतलब जो यूनिट इनको खरीदनी पड़ रही हैं, वो 12 मंथ, जो पूरे के पूरे 12 महीने ना, उसमें उसी दिन के हिसाब से होगा जिस दिन इनको सैलरी मिल रही है। सिंपल सी बात है, आज मेरी सैलरी आ रही है, आज मेरी सैलरी का जितना भी कट पिटने के बाद जो सैलरी आई उसमें से 20% जो था, 20% मुझे इसमें पैसा लगाना है, जहाँ पे मैं बाकी लोगों का पैसा लगा रही हूँ वहाँ पे। मान लीजिए मैं ही मैनेजर हूँ तो मैं बाकी लोगों का पैसा लगा रही हूँ, वहाँ पे मुझे खुद का भी लगाना है, ठीक है। तो वो किस दिन लगेगा, जिस दिन ही 12 महीने में जिस दिन हमारी सैलरी आती है उसी दिन लगेगा, उसी दिन के रेट के हिसाब से। कंपनी के तो डेली रेट बढ़ते घटते रहते हैं ना, जो शेयर है उसके रेट्स तो बढ़ते घटते रहते हैं, तो वो शेयर उसी दिन के हिसाब से उसी पैसे पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद इन यूनिट्स विल बी लॉक्ड इन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ की है, ये चीज़ है कि जो पैसा है ना, जो इनने पैसा लगाया है, जो यूनिट्स लगाई हैं, वो कितने टाइम के लिए, मिनिमम 3 years के लिए लॉक्ड रहेगा। मतलब मेरा जो सैलरी का 20% जा रहा है ना जो, तो वो 3 साल तक मैं नहीं निकाल सकती, ठीक है, ओके। और टेन्योर ऑफ द स्कीम विच एवर इज लेस, या कोई स्कीम मान लीजिए जो है वो 1 साल के लिए है, तो जो भी कम है उसके हिसाब से, तो 1 साल के लिए ही है उसका टाइम ड्यूरेशन, तो 1 साल में निकाल सकते हैं। बाकी अगर 4 साल के लिए है तो भी 3 साल में निकाला जा सकता है, 3 साल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद द एड डाइवर्सिफाइड ऑफ यूनिट होल्डिंग्स फंड मैनेजर्स मैनेजिंग ओनली अ सिंगल स्कीम कैटेगरी ऑफ स्कीम्स कैन रिसीव्ड 50% ऑफ कंपनसेशन इन यूनिट्स वाया यूनिट्स ऑफ द स्कीम कैटेगरी मैनेज बाय हिम और हर। अब मान लीजिए कोई पर्सन बहुत सारा पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो लाइक 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ये मैनेजर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है मान लीजिए। तो अब ऐसा है कि 1 करोड़ का हम कुछ इनकी जो भी है वो सब काट कूट के मान लेते हैं 1 करोड़ का 20% इनको देना है। 1 करोड़ है तो उसमें से 20 लाख इनको देना है, ठीक है, 20% मान लेते हैं। पूरा जो कट पिटने के बाद 1 करोड़ हो रहा है, तो उसमें से 20 लाख इनको इस स्कीम में, जिसमें बाकी लोगों का पैसा लग रहा है, वहाँ पे ही इनको लगाना है, ठीक है। तो वहाँ पे पैसा लगाना है, तो 20 लाख पूरा इतना बड़ा अमाउंट एक ही जगह पे लग जाए, पता चला लॉस में चला जाए। हमेशा इनकी गलती नहीं होती ना, कई बार तो अचानक लॉस में ही हो गया, तो अब इनका तो पूरा 20 लाख रुपए चला गया। तो और फिर इसके बाद ये डेली डेली इतना हर मंथ जा रहा है या हर ईयर जा रहा है, तो भी अच्छा खासा पैसा जा रहा है। तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं कि जो 50% है ना, वो तो उनको उसमें ही लगाना है जिसमें पैसा लगा रहे हैं, बाकी 50% किसी दूसरे में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी 50% जो है, इफ़ दे चूज द रिमेनिंग 50% कैन बी पेड इन यूनिट्स ऑफ स्कीम्स विथ कंपेरेबल और हायर रिस्क एज पर द रिस्क
मीटर, ठीक है, रिस्क मीटर 50% में किसी और में भी लगा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वो हायर रिस्क, मतलब कि ऐसा भी होता है ना कई बार कि मुझे डेप्ट मिल गया लेकिन मुझे लग रहा है कि यार इक्विटी में प्रॉफिट भी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि यार अगर मेरा काम तो डेप्ट में है, डेप्ट में मुझे काम करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आता है इक्विटी में। इक्विटी में क्यों इंटरेस्ट आता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। अगर मुझे इतनी नॉलेज है तो मैं इक्विटी में पैसा ज़्यादा कमा सकती हूँ। तो वहाँ पे 50% ज़्यादा कमा रहे हैं, तो 50% तो ये उसी में ही लगाएंगे डेप्ट में, और 50% फिर इक्विटी में भी कोई और पर्सन लाइक उसका फ्रेंड है, उसके साथ में काम करने वाला है, तो उनके वाले में भी लगा सकते हैं, पर वो कंपनी का पार्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स कैन नॉट बी रीडीम्ड ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का हो गया मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 3 साल का लॉक इन पीरियड हो गया। बट द AMC कैन, अब देखिए ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना कि मेरा पैसा लाइक मैं बहुत कम पैसा कमा रही थी, अब 1 करोड़ का एग्जाम्पल ख़त्म करते हैं। कोई जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत कम पैसा कमा रहे थे, 50,000 ही कमा रहे थे, और बड़ी MNC में रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है उनका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। रूम ही हो गया 10-15 हज़ार का, तो फिर उसके बाद 50,000 ही कमा रहे थे, 10,000 बाकी सब में निकल गए, फिर बचे 20-30 हज़ार। 20-30 हज़ार में आपने 20% और काट लिया। मेरे पास तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स मनी है, मैं अपना खाने निकाल पा रही हूँ। तो अब ऐसे में कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे पैसे चाहिए, तो उस जो यूनिट है ना वो तो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में चला गया। अब ये जो कंपनी है ना, ठीक है, ये कंपनी मुझे क्या कर सकती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्या, कि मैं बोरो कर सकती हूँ कुछ मनी अगेंस्ट द यूनिट। इन यूनिट के अगेंस्ट में मैं कुछ मनी बोरो कर सकती हूँ इस कंपनी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स विद इन लॉक पीरियड। अब लॉक पीरियड जो 3 इयर्स का था उस टाइम पर हम पैसा नहीं निकाल सकते। विल नॉट बी अलाउड ऑन रेजिग्नेशन। मान लीजिए वो तो प्राइवेट कंपनी है, मैं उस कंपनी को छोड़ के जाना चाह रही हूँ, रिजाइन कर दिया मैंने, तो उस टाइम भी मेरा जो लॉक इन पीरियड चल रहा है ना, मैं उसमें पैसा अपना नहीं निकाल सकती हूँ। मैं रिटायरमेंट में भी पैसा नहीं निकाल सकती हूँ। उस टाइम पे रिटायरमेंट में तब निकाल सकते हैं, एक आपकी एज हो गई लाइक 60 इयर्स की एज है मान लीजिए कंपनी से रिटायरमेंट की, तो अब उस एज में जाके पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। जो भी AMC के रूल हैं उस हिसाब से, जो भी कंपनी के रूल है उस हिसाब से जो रिटायरमेंट एज है तो उसके बाद निकाला जा सकता है, लाइक 60 ईयर्स से 65 ईयर्स से, तो उसके बाद निकाला जा सकता है। बाकी अगर पता चला कि मैंने फ्रॉड कर दिया, मैंने अपना पैसा निकाल लिया, रिज़ाइन कर दिया कंपनी से, और बाकी लोगों के पैसे भले ही डूबते रहें, ठीक है, तो ये कंडीशन ना हो, इस वजह से ये पैसा जो है वो रेजिग्नेशन के टाइम पे भी नहीं निकाला जा सकता। अब जो मैंने बोला है ना अभी कि मान लो फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, तो सेबी ने इसीलिए रूल्स बनाए हैं कि क्या होता है कि जो कंपनी के की पीपल्स होते हैं ना, उनको तो पता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि वो अपना फ़ायदा देखते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए ये वर्ड आया है, ठीक है। इसीलिए ये काम है कि भाई खुद का पैसा भी लगाओ, जैसे कि जब तुम्हारा रिस्क होगा ना कि तुम्हारा भी डूब रहा है तो तुम बाकी लोगों का भी बचाओगे, ठीक है, ओके, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो लोगों को फेथ होगा इस पर, ओके। फिर उसके बाद कंपनसेशन बाय यूनिट्स कैन बी क्लॉक बैक इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, फ्रॉड, ग्रॉस नेग्लिजेंस बाय द की एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो कंपनसेशन बेसिकली क्या है कि इनका जो पैसा है वो क्या हो गया, मतलब वो पैसा जो यहाँ पे ये नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए नहीं निकाल पा रहे कि अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको ये मतलब इसका वायोलेशन करते हैं, लाइक ये इससे रिज़ाइन कर देते हैं, चले जाते हैं, ग्रॉस नेग्लिजेंस बाय की, मतलब ये जो की पीपल हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, और बाकी लोगों को तो इन्होंने उनका पैसा डुबा दिया, फ्रॉड कर दिया और लेके चले गए, तो उस कंडीशन में क्या है कि उनका कुछ पैसा इसमें बचा रह जाए जिससे कि ये कंपनसेशन निकाला जा सके। क्या मतलब है, जैसे आपको बताया ना कि बैंक से लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं, ठीक है, तो ये फ्रॉड करके चले जाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि उनका तो कोई पैसा नहीं डूब रहा, ठीक है, उनका तो बच गया, बाकी लोगों का डूब रहा है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ होगी कि कुछ पैसा लॉक इन पीरियड के लिए उसमें कुछ पैसा बना रहेगा, जिससे कि क्या होगा, अगर ये फ्रॉड करके जा भी रहे हैं बाई चांस मान लीजिए, तो भी पैसा उनका मिल सके, इन्वेस्टर्स का पैसा इससे मिल सके, ठीक है, बेसिकली ये है, तो उनसे पैसा निकलवाया जा सके, ये इसका रीज़न है ऐसा करने का, ठीक है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रीजन है इसके। म्यूचुअल फंड्स हैव बीन डायरेक्टेड टू पब्लिश द डिटेल्स
ऑफ सच एग्रीगेट कंपनसेशन ऑन देयर वेबसाइट्स। अब यहाँ पे जो कंपनी है ना, उनको क्या करना चाहिए कि ये पर्सन है, ये एम्प्लॉय तुम्हारा काम कर रहा है, जो आपका मैनेजर है ना, हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है और आपका जो मैनेजर है, आपका जो पैसा लिया हुआ है जिसने, वो उसके भी इस कंपनी में इतने शेयर लगे हुए हैं। तो ये चीज़ उनको अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, लोगों में फेथ होगा कि भाई मेरा पैसा ये पर्सन लगा रहा है तो इसका भी लगा हुआ है, मतलब ये मेरा काम अच्छे से करेगा। तो लोगों में ये फेथ होगा, इस वजह से ये पब्लिश करें। अब ये गाइडलाइंस के रीज़न क्या है थोड़ा सा बता देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि ये जो रूल्स होंगे वो कब से अप्लाई होंगे, 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2021 से, ठीक है, ओके। अब इसके रीज़न क्या है, इन गाइडलाइंस के रीज़न क्या है। गाइडलाइन तो आपको समझ आ गई कि गाइडलाइन क्या है, स्किन इन द गेम, उस पर्सन को भी वहाँ पे अपने पैसे लगाना है, कितना, 20%, ठीक है, ओके। उस स्कीम में, जो स्कीम में आपका पैसा लग रहा है, उसी स्कीम में वो पर्सन भी लगाएगा। अब पैसा ज़्यादा है और पूरा का पूरा एक स्कीम में ही वर्क कर रहा है, तो एक में नहीं लगाना, तो 50% उसमें लगा दिया, 50% दूसरे में भी लगा सकता है, लेकिन वो हाई रिस्क पर मतलब लगाएगा, वहाँ पे इक्विटी वगैरह में अगर उसको लगाना है तो वो लगा सकता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके रीज़न की, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग को स्टॉप करना इसका रीज़न है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग इस तरह की होती है कि कंपनी का इनसाइडर, मतलब कंपनी के अंदर काम करने वाला कोई पर्सन, ठीक है, लाइक मैं किसी कंपनी के अंडर काम कर रही हूँ, वहाँ पे लोकल, मतलब लाइक जैसे आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टर हो, तो आपको नहीं पता मार्केट का कैसा क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता चल गई सोर्सेज के थ्रू। क्यों पता चल गई, क्योंकि मैं उस पोस्ट पर हूँ और वहाँ पे मुझे पता चल गई कि कल मान लीजिए ये कंपनी डूबने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से मुझे किसी ने बताया, मुझे सोर्स से ये पता चल गया कि कल ऐसा होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, आज रात में उसके पैसे निकाल लिए, अपने पूरे पैसे निकाल लिए, बाकी लोग भाड़ में जाएँ। तो ये होती इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इसीलिए ये 3 साल का पीरियड लगाया गया, लॉक इन पीरियड, जिससे कि पैसा नहीं निकाल पाए कोई पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। मुझे सोर्सेज से पता चल गया कि कल ये कंपनी डूब जाएगी, तो आज ही मैं अपना पैसा निकाल लूँ, ठीक है, ये है इनसाइडर ट्रेडिंग, ओके। अब मूव, अच्छा इसमें ये है कि भाई उसका भी पैसा चला गया, हमारे चले गए, इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो अब ये क्या करेगा ना कि खुद का नहीं, सबका बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो अच्छे से वर्क करेगा। ये है मूव इज एम्ड टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द की एम्प्लॉय विथ द यूनिट होल्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये क्यों किया गया है, तो ये इसलिए किया गया है, ये सब जो गाइडलाइन है वो इसलिए की गई हैं, मेरा इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट, और जो वहाँ पे वर्क कर रहा है, जो एम्प्लॉय है, जो की एम्प्लॉय है, उसका इंटरेस्ट सेम हो। मेरा इंटरेस्ट क्या है, पैसा कमाना, ठीक है। इस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, इसका भी पैसा कमाना है, लेकिन अगर इसका पैसा इन शेयर में नहीं लग रहा तो इसकी तो सैलरी आ रही है, वो काम है इसका, ठीक है। तो अगर मेरा है कि मेरे जो मनी है वो ग्रो करे और इस पर्सन का भी उसमें पैसा लगेगा, तो इसका भी एम क्या हो जाएगा कि इसका भी मनी ग्रो करे। इसका मतलब ये उस स्कीम में उस जगह पे मेरा पैसा लगाएगा जहाँ पे ग्रो करेगा, क्योंकि खुद का भी लगा रहा है ना साथ में, ठीक है। तो सेम हर मतलब ये सही काम करेगा, खुद का पैसा तो बढ़ाना ही चाहेगा तो मेरा भी बढ़ाएगा, तो हम दोनों के इंटरेस्ट सेम हो सकें, ठीक है। क्या है, दोनों के इंटरेस्ट सेम हो सकें, आपकी और आपके फंड मैनेजर की इंटरेस्ट सेम हो, इसी का इसका क्या है, अलाइन करना है उनके इंटरेस्ट को, इसका एम है, ओके, ठीक है। की ऑफिशियल्स इंक्लूड द फंड हाउस। अब आपके मन में आ रहा होगा इसमें की ऑफिशियल्स या की एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं, तो जो आपका काम कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर है वो की एम्प्लॉय है, उसके बाद जो रिसर्च एनालिस्ट है वो की एम्प्लॉय है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है वो की एम्प्लॉय है, उसके बाद चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, मतलब जो जो इसमें जिन जिन का हाथ है ना बेसिकली, वो सब इसमें की ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होगा, चीफ फंड मैनेजर होगा, रिसर्च एनालिस्ट, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अब इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, तो ये तो आपने रीज़न समझ ली कि क्या है कि हमारा इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, तो ये काम अच्छे से करेंगे। ऐसा एक्चुअली जो सेबी है उसने इस बात की बात किया जब एक रिपोर्ट आई थी, जो रूल्स आए हैं वो इस बात के बाद आए हैं जब फॉरेंसिक रिपोर्ट लाई गई थी सेबी के द्वारा, जिसमें ये चीज़ थी, ये जो रिपोर्ट कमीशन की गई थी उसमें ये था कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये एक कंपनी है, ठीक है, उसके जो टॉप ऑफिसर्स थे, उस कंपनी में काम करने वाले जो टॉप लोग थे, जो की पीपल थे, उनने और उनकी फैमिली के पैसे लगे हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए थे इसी कंपनी में, ठीक है।
उनने क्या किया, जब उनको पता चला कि ये जो कंपनी है वो उसके शेयर्स गिर रहे हैं, ये शट डाउन होने वाली है, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, उसके जस्ट पहले, ठीक है, अपना जो पैसा था उसको विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ अ पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम सम ऑफ 6 स्ट्रेस्ड स्कीम्स, ठीक है, उन स्कीम से पैसा इनने हटा लिया, ठीक है। जिन स्कीम्स में क्या हो रहा था, इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल इसके शेयर घटने वाले हैं, बिल्कुल पैसा डूबने वाला है, तो इनने उसमें से कुछ टाइम पहले ही पैसा निकाल लिया, ठीक है। और इनका पैसा तो इन्हें निकाल लिया, जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनका पैसा तो उन्हें निकाल लिया, लेकिन जो बाकी इन्वेस्टर्स थे उनका तो लॉस हो गया। तो इसीलिए सेबी ने क्या अनाउंस किए, ये जो नए रूल्स हैं वो, जिससे क्या होगा कि मेरा पैसा इसमें फिक्स हो गया, मतलब मेरा पैसा क्या हो गया, मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, टॉप ऑफिशियल हूँ, तो ये 3 साल के लिए मिनिमम मेरा पैसा उसी में लगा रहेगा, तो मैं काम अच्छे से करूँगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसको भी समझेंगे आगे, ठीक है। रीज़न क्लियर हो गया, ओके। अब इस पे रिएक्शन क्या है लोगों के, इन रिएक्शन से हम ये समझेंगे कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या बोल रहे हैं लोग। तो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग पॉजिटिव भी बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात भी कर रहे हैं। अभी तक तो आपको सारी पॉजिटिव बातें समझ आई, अब नेगेटिव बातें भी हैं, जैसे कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एफर्ट बाय सेबी, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, टू फोर्स स्किन इन द गेम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ साल पहले क्या हुआ था, द रेगुलेटर मेड इट मैंडेटरी दैट एएमसी जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी इन ऑल स्कीम्स इट मैनेजेस, ठीक है। कोई कंपनी है वो एक स्कीम तो नहीं चला रही है, मतलब एक ही, जैसे कि हम बात करें एक ही तरह के शेयर्स तो नहीं है, एक ही तरह की तो नहीं, जैसे डेप्ट अकेले पे काम नहीं कर रही है, इक्विटी अकेले पे काम नहीं कर रही है, वो बहुत सारी स्कीम्स चला रही होगी, ठीक है, चिल्ड्रन वाली भी बोली हमने और रिटायरमेंट वाली भी बोली, तो बहुत सारी स्कीम्स चला रही होगी ये, ठीक है। तो वो जितनी भी स्कीम चला रही है उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए उस कंपनी का, लेकिन कंपनी के पैसे और इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पैसे में फ़र्क है, ठीक है। कंपनी का पैसा है तो कंपनी का लॉस हो रहा है, एम्प्लॉय का उतना लॉस नहीं हो रहा तो एम्प्लॉय इतना नहीं सोचेगा, लेकिन उस एम्प्लॉय का अपना पैसा लगेगा ना, तब वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा पहले भी किया है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो कंपनी का पैसा था, अब उस पर्सन का अपना पैसा लगा, ठीक है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नाउ टॉप एम्प्लॉयज़ विल डू सो, अब टॉप एम्प्लॉय कर रहे हैं ये काम जो अभी तक कंपनी कर रही थी। तो दिस स्किन इन द गेम डजंट गारंटी परफॉर्मेंस, अब जो स्किन इन द गेम जो चीज़ है ये इसे परफॉर्मेंस गारंटी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि देखिए इट इज़ अ फेयर प्रिंसिपल। अच्छा पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि इससे जो परफॉर्मेंस है वो गारंटीड पॉजिटिव आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों, देखिए कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो पर्सन वर्क कर रहा है वो तो अच्छा काम कर रहा था, फिर भी उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, शेयर गिर गए, ठीक है, तो लॉस हो गया। वो पर्सन तो अच्छा काम कर रहा था लेकिन उसकी गलती थोड़ी है, ठीक है। तो स्किन इन द गेम का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परफॉर्मेंस हाई हो, शेयर अचानक गिर गए तो सबका लॉस हो सकता है, तो इससे हमेशा सही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा गलत हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये इन्होंने बोला है, ओके। दिस इज़ फेयर प्रिंसिपल, ये फेयर प्रिंसिपल भी है, क्यों, दैट वी इन्वेस्ट आर मनी वेयर वी आस्क आर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट कन्विक्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ सही है कि अगर मैं किसी से बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, तो वहाँ पे मेरा भी पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप पैसा इन्वेस्ट करो और खुद बच रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये एक फेयर प्रिंसिपल है कि हम बाकी लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा भी होना चाहिए उसमें इन्वेस्ट, ठीक है। एक यही तो सही चीज़ हुई, नहीं तो लोगों को तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो ये फेयर प्रिंसिपल है। ये रिएक्शंस हैं लोगों के, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ओके। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम्स क्या पॉइंट आउट की, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की, तो यहाँ पे हमने मिक्स्ड रिएक्शंस भी देख लिए। उसके बाद लोगों का ये कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो स्कीम है ना, ये जो आपने नए रूल्स बनाए हैं वो रूल्स जुलाई से इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन जो कंपनसेशन दिया जाता है, जो कंपनसेशन दे रहे थे उसमें से 20% हम काट रहे हैं लोगों का, तो जो कंपनसेशन पैकेज होता है ना वो कब दिया जाता है, स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर की स्टार्टिंग में दिया जाता है, जो कहाँ से होता है, जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसको क्या कर दिया कि जुलाई से कर दिया, अब इसके बाद वापस से काम करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा वर्क दे दिया आपने, ठीक है, लोगों को, मतलब जो कंपनी है उस पर वर्कलोड बढ़ा दिया आपने। तो ये क्या है, इसका एक इन्होंने बोला है नेगेटिव पॉइंट बोला है, ठीक है, प्रॉब्लम जो आएगी कंपनी के सामने वो। 4 टॉप एम्प्लॉयज़ मैनेजेस लार्ज नंबर ऑफ स्कीम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें ना फंड मैनेजर भी हैं, उसके ऊपर वाले भी आ रहे हैं,
तो जो ऊपर वाले लोग हैं ना वो बहुत सारी स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक एम्प्लॉय है उसको 2-4 स्कीम दे दी, ठीक है। कुछ लोगों को टेस्टिंग के लिए भी दे दिया जाता है कि लो थोड़ा सा पैसा लो और फिर लगा के देखो सिखाने के लिए। उसके ऊपर फिर वो लोग हैं तो उसके ऊपर जो मैनेजर्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा स्कीम्स दे दी। फिर उसके ऊपर आ गए वो 4 लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो बहुत सारी स्कीम्स हो गई। फिर इनमें से भी 4 लोग थे उसके ऊपर आ गए। तो जो टॉप एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड जो है वो डिवाइड हो जाएगा बहुत सारी स्कीम्स में, मतलब थोड़ा पैसा बहुत सारी स्कीम में लग गया इनका। कोई ग्रो कर रही है, कोई कम कर रही है, कोई मतलब लॉस में जा रही है, कोई प्रॉफिट में जा रही है। तो इस तरह का इनके साथ चलता रहेगा। जो स्कीम मतलब बहुत सारी स्कीम्स में इनका पैसा बेसिकली डिवाइड हो गया है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जूनियर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या लॉस है। तो जूनियर एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑलरेडी कम आती है, ठीक है। अब सैलरी कम है, उसी में से ही तुमने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब 20% तुमने रख लिया, काट लिया इसमें, और 3 साल के लिए वो लॉक हो गया। फ़ायदा होगा लॉस होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तो 3 इयर्स के लिए वो लॉक हो चुका है ना। जूनियर एम्प्लॉयज़ लाइक जिनकी सैलरी है 40,000 50,000, ठीक है, इस तरह के बिल्कुल अभी आए हुए हैं। थोड़ा अगर मतलब उनकी पोस्ट बढ़ भी जाती है और उस प्रोपोर्शन में उनका पैसा नहीं बढ़ रहा है, मतलब तो कम धीरे ग्रो होगी स्टार्टिंग में। तो अभी क्या हो रहा है कि जो कम पैसा है उसमें से घर वगैरह मतलब उनकी जो बेसिक नेसेसरी जो नीड्स है ना वही पूरी हो पा रही हैं। तो उसके बाद उनका पैसा तुमने 3 साल के लिए लॉक कर दिया, वैसे ही कम था उसको भी लॉक कर दिया, उसमें से कुछ पोर्शन तुमने लॉक कर दिया। तो अब इनके लिए दिक्कत है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद नेचर ऑफ स्कीम्स दैट द एम्प्लॉय हैज़ अ रोल इन और ओवरसाइट विल रिस्क्यू फॉर हाउ हर मनी इज़ इन्वेस्टेड। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कोई पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा है, वैसे एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो पर्सन को किस तरह की स्कीम मिल रही है ये वो डिसाइड नहीं करता, वो तो उसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका बॉस डिसाइड करेगा ना कि इस पर्सन को किस तरह की स्कीम देनी है। अब वो पर्सन को स्कीम दे रहे हो और उस स्कीम में उसका पैसा भी लग रहा है, जबकि वो खुद उसका रिस्क मतलब बेसिकली ये स्कीम उसको उसके बॉस ने दी है, उसने खुद चूज़ नहीं की। वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको ये स्कीम उसकी मर्ज़ी से नहीं मिली। अब इस स्कीम में लॉस हो जाए कल को और उसका पैसा भी लगा दिया गया, तो उसके लिए भी क्या है, लॉस वाली बात है, ठीक है। इन और ओवरसाइट विल रिस्क्यू हाउ हर मनी इज़ इन्वेस्टेड, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब और क्या प्रॉब्लम्स है, तो और प्रॉब्लम्स है लाइक फंड मैनेजर है, ठीक है। फंड मैनेजर जो इक्विटीज़ को मैनेज कर रहा है, इक्विटीज़ में कैसा होता है, हाई रिस्क होता है, मैंने आपको बताया था। तो इक्विटीज़ को कोई पर्सन मैनेज कर रहा है तो रिस्क काफ़ी हाई है। तो मैंने अपना पैसा लगाया उसमें, इक्विटीज़ में मैं लगाना चाह रही हूँ, ये मेरा अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरा जो फंड मैनेजर है वो मेरी इक्विटीज़ में पैसा लगा रहा है। इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं इक्विटीज़ में लगवाना चाह रही हूँ, इसको इसकी कंपनी ने दे दिया इक्विटीज़ में लगाने का काम। ये फंड मैनेजर मेरे पैसे को इक्विटीज़ में लगा रहा है, अच्छी तरह से खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुद इसका पर्सनल इंटरेस्ट है कि ये सेफली खेले, ठीक है। तो ये लगाना चाहता है बॉन्ड में लाइक पैसा, लेकिन इसको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है कहाँ पे, इक्विटीज़ में। क्यों, मतलब इसने इक्विटीज़ वाला वर्क कर रहा है तो इसको इक्विटीज़ में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये चाह रहा है कि मैं सेफली खेलूँ, मैं बॉन्ड में पैसा लगाऊं, लेकिन ये लगा नहीं सकता, इसको कहाँ लगाना पड़ेगा, इक्विटी में लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी तो खुद का मेन इंटरेस्ट है कि भाई इक्विटीज़ में मेरा पैसा लगाऊं, लेकिन इस पर्सन को तो ज़बरदस्ती लगाना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये मैं तो अपना लगवा रही हूँ और जो कंपनी है वो इसको इक्विटी में लगाने का काम दे रही है। तो बेसिकली इस पर्सन की कहाँ गलती है, ठीक है। इसको तो अपना पैसा इक्विटी में लगाना पड़ रहा है जहाँ पे हाई रिस्क है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ हेड ऑफ सेल्स, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो हेड ऑफ सेल है, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, और हेड ऑफ टेक जो टेक्नोलॉजी का हेड है, उनका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अब उनको भी पैसा यहाँ पे लगाना पड़ रहा है 20% अपनी सैलरी का, इनका तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन बेचारे का तो वैसे ही मरना हो गया, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। मे ऑल्सो ड्रॉ टैलेंट अवे फ्रॉम AMC। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं या ह्यूमन रिसोर्स या जो सेल के हेड हैं, ये तो और कंपनी में भी होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इन्हीं कंपनीज में है। तो ये क्या करेंगे, सेफली खेलना पसंद करेंगे, तो ये क्यों उसमें पैसा फालतू में इतना रिस्ट्रिक्शंस हों उनमें काम करें, तो ये तो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जो नया टैलेंट आ रहा है ना, उसको भी हम AMC से बाहर कर सकते हैं। कैसे कि जो यंग एनालिस्ट हैं मे well work for an alternative investment fund with
नन ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, वो ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जिनको अच्छा बिल्कुल ही आए हुए हैं, नए हैं, सीख ही रहे हैं अभी, और उनको बोल दिया जाए कि आपका 20% आप इसमें लगा दो, तो वो तो डर जाएंगे ना, और वो कोशिश करेंगे कि हम इनमें क्यों काम करें। ठीक है, हम यहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतना हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो हम इसमें काम ना करें। ठीक है, एंड टैलेंट इन HR, टेक एंड मार्केटिंग हैज़ मैनी मोर, जो अनरिस्ट्रिक्टिव ऑप्शंस भी होंगे जिन पे ये काम करना पसंद करेंगे, तो जो टैलेंट है वो हम यहाँ से दूर कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ये पॉइंट आउट की है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब आप देखो, ये तो पर्सन जाने नहीं चाह रहा, ठीक है, तो नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अगर किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का पैसा लग रहा है उसमें, तो अगर इन मैनेजर्स का भी, या जो फंड मैनेजर है और जो की पीपल है उनका पैसा भी उसमें लगेगा ना, तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे से काम करें। ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो भी कई बार तो ऐसा होता है ना कि मार्केट पे डिपेंड कर रही है ये चीज़, तो कई बार लॉस हो जाता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन फ्रॉड रोका जा सकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है और इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आपका क्या कहना है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आप क्या सोचते हैं, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, सेबी ने जो रूल्स दिए हैं वो सही है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब बता दिया। अब आपका बताइएगा आप कि आपका क्या मानना है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। ये क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो अब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब पता चल गया, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इट कलेक्ट्स, जो म्यूचुअल फंड है वो कलेक्ट करता है मनी, किससे, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, कुछ इन्वेस्टर्स का पूल होता है जिनको पैसा देते हैं, उनके पैसे को इन्वेस्ट करता है उनके बिहाफ में, इन डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट और इक्विटी में करता है, बिल्कुल करता है, सही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है आपका। उसके बाद इट डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर इट, क्या इसके लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं करता, तो नहीं भाई, एनुअल फ़ी चार्ज करता है इसके लिए। इनका जो पैसा है उनमें से अपना जो पैसा है, मतलब अपना जो फ़ी है उसको हटा के फिर बाकी इनका जो प्रॉफिट होता है वो इनको दिया जाता है। ठीक है, तो फ़ी चार्ज करता है, फर्स्ट पेज में बताया था। RBI रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड मार्केट, RBI इन्हें रेगुलेट करता है, सेबी करता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, सॉरी ये भी गलत हो गया, मतलब चार्ज करता है पैसा, डज नॉट चार्ज, तो ये फिर गलत हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 ये दोनों गलत हो गए, तो नॉट करेक्ट ही पूछा था आपसे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि यही गलत है। ओके, 2 और 3 ओनली। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।